अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी एक दो मरतबा फिर गलतियों से और रवा साल चौथा बैटिंग क्लैश मिड ऑर्डर का होम विकेटों पर, और पाकिस्तान ने अपनी एक ऐसी पोजीशन को सरेंडर कर दिया जहां से अब पाकिस्तान के लिए इस मैच को बचाना, सीरीज को बचाना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक की रसाई को, उम्मीदों को रोशन रखना, ये सब अब मुश्किल और दुश्वार और तकरीबन नामुमकिन भी दिखाई देने लगा है। और आज जब पाकिस्तान ने जनाब दिल का आगाज किया तो लग रहा था कि पाकिस्तान आज एक लंबी बैटिंग करेगा, बाबर आजम सेंचुरी बनाएंगे, उनके इर्द गिर्द कोई पार्टनरशिप लगेगी और हम कोई 100-150, कोई लोग दीवानी का ख्वाब 200 रन तक भी बात कर रहे थे कि लीड ले लेंगे। लेकिन हुआ उसके बरक्स कि जहां बाबर आजम आउट हुए, 142 रन पे पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिरी। पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह, खदा के पत्तों की तरह, जो कि खदा के जो पत्ते आपने देखो झड़ते हैं, उस तरह से, और एक कहा जाता है ना, एक हल्की दीवार की तरह जमी बॉस हो गई। और इंग्लैंड ने इस टेस्ट का पूरा कंट्रोल संभाल लिया है और इस वक्त इंग्लैंड ने जनाब 202 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और इंग्लैंड की बढ़ती 281 रन ऑलरेडी हो चुकी है। और एक मरतबा फिर इंग्लैंड ने 4 से ज़ायद का रन रेट मेंटेन किया हुआ है। डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बहुत बड़ा है इस टेस्ट मैच में अबरार अहमद, जिन्होंने 7 विकेटें हासिल की, दूसरी इनिंग में भी 3 विकेटें हासिल की। लेकिन क्या अबरार अहमद ने ही सिर्फ विकेटें लेनी थी तो फिर वो पिंडी टेस्ट क्यों नहीं खेले? जाहिद महमूद की परफॉर्मेंस क्या हमने उन्हें ओवर रेट कर दिया है? उनकी 38 रन की फर्स्ट क्लास एवरेज है, उनको हमने जाहिद महमूद को हमने अबरार पे भी तरजीह दी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 7 विकेटें जो अबरार ने हासिल की थी, उसके बाद बचे हुए 3 टेल एंडर उन्होंने आउट किए और इस बार भी वो कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। और पाकिस्तान की बॉलिंग क्लब लेवल की अबरार के अलावा दिखाई दे रही है। पुरान में हम बहुत डिटेल बात करेंगे सारी सूरत हाल पे कि क्या हमने अब 7 साल हो गए जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी 2015 में, शहरियार साहब और नजम साहब लेकर आए थे। ये सेलिब्रेशन बहुत हो गई कि हम सेलिब्रेशन मूड से निकलेंगे और फिर जो बयानात आ रहे हैं कि हम पिच नहीं बना सकते, अब तो और कल हम बात करें फैसल हसनैन साहब का बयान, और रमीज आजा साहब ने भी बयान दे दिया कि पेशावर में शायद PSL के मैचेस के लिए टीमों को कायल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं या इसका क्या फ़ायदा है? इस पर हम बात करेंगे डिटेल। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ डिटेल बात करेंगे सारे प्रोसेस पर। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब जिस पर हमें स्काइप के लिए ज्वाइन करें। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल जब दिन के ख़त्म हुआ तो हम बड़े खुश थे जी, हमने कमाल की परफॉर्मेंस दी है और हम लग भी रहा था कि एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया जहाँ से हम कल डोमिनेट करेंगे। टोटल उसके अगेंस्ट हो गया है एंड इंग्लैंड नाउ टेक चार्ज ऑफ मुल्तान टेस्ट। बिल्कुल गफ्फार, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपने आज इतने अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। शुरू में खिज़ाना के पत्तों की तरह बिखर गई और ये हो कि मुझे लगा कि हमारी हेडलाइन कुछ बन जाएगी एक्सप्रेस स्पोर्ट्स की। आपसे सीखा सर। खैर, मैच गफ्फार वाकई हाथ से निकलता जा रहा है। टोटल तो मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि हाथ से निकल गया है, लेकिन निकलता जा रहा है और ये 281 रन की इंग्लैंड को बरतरी हो चुकी है और अभी उसकी विकेटें बाकी हैं 5। तो अगर 350 या फिर 400 बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारी पाकिस्तान की जो टीम है इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप में भी हमने ये चीज देखी कि अभी भी ऐसा पहली इनिंग में कोलैप्स हुआ, लेकिन सेकंड इनिंग में क्या पता कि बैटिंग हमारी चल जाए और कोई बड़ा स्कोर है उसके भी ताकुब कर जाए, जैसे हमने श्रीलंका में भी देखा था। तो टोटली तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग हार गए, लेकिन काफी परफॉर्मेंस हमारी खराब रही। खास तौर पे बैटिंग में अबरार का, जैसे मेरे ख्याल है कि इमरान की आवाज की जो उन्होंने पैकेज था बड़ा जबरदस्त, एक उसमें उन्होंने बताया कि पानी फेर दिया। बिल्कुल एग्री करता हूं मैं, पानी फेर दिया बिल्कुल अबरार की मेहनत पे। बैट्समैनों ने एक बड़ा अच्छा चांस मिला था और आपकी वाली बात कि कल जब हम लोग ने मैच के बाद सोच रहे थे कि यार चलो सीरीज बराबर हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, सारा कुछ एकदम चेंज हो गया और बाबर आउट होते हैं तो उसके बाद जो है बैटिंग हमारी बिल्कुल नाकाम। जैसे आपकी मैं ट्वीट देख रहा था, बड़ा जबरदस्त आपने एक पूरा थ्रेड दिया, उसमें आपने बताया कि किस तरह जो है हमारी बैटिंग मुसलसल नाकाम हुई है 4-5 बार इस साल। तो ये चीजें ऐसी हैं, लम्हा फिक्रिया है। PCB को भी देखना पड़ेगा और टीम मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि क्यों आखिर बार बार ऐसा हो रहा है। और घर पर तो बांग्लादेश भी शेर होता है, तो हम लोग क्यों नहीं खेल पाते? बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाक ऑल आउट जनाब, हमारे पास पैकेज है जिसमें पाकिस्तान की टीम आज 142 रन पे 2 आउट के बाद 200 जो है वो 2 रन पे हम ऑल आउट हो गए। और एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जिसका कोई पता नहीं मिडल ऑर्डर में। अगेन ये हुआ, पाकिस्तान को एक बड़े बुरे बैटिंग क्लैश का सामना करना पड़ा। आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम लाहौर टेस्ट हारे थे सलीम भाई, उसमें 214 से 268
और फिर 351 रन चेस करते हुए 142 के 2 के आगाज के बावजूद 235 पे ढेर। अब पाकिस्तान की बैटिंग लाइन टॉप ऑर्डर, वही T20 वाला प्रॉब्लम है सलीम साहब कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कहीं भी कोई प्लेयर नहीं मिल रहा है, ना तो टेस्ट में है ना T20 में है। अगले साल हमको वर्ल्ड कप खेलना है। आपकी बड़ी गहरी नज़र है सलीम भाई, आप मुझे बता दें कि क्या हमारे पास कोई वनडे का मिड ऑर्डर में मिड ऑर्डर प्लेयर की बात नहीं कर रहा, कोई नाम का मिड ऑर्डर भी हमारे पास है? गफार है तो खिलाएं तो आप। आपने फवाद को ड्रॉप कर दिया और देखा होगा उसके बाद भी उसने ट्रॉफी के फाइनल में भी सेंचुरी बनाई। शान मसूद आपके साथ है, आप उसको खिलाते नहीं और खिला रहे हैं आप सलमान अली आगा को। उन्होंने 150 बनाई है, न जाने उन्होंने क्या देखा है। तो आप खिलाएं तो जो प्लेयर मौजूद है। आप प्लेयर्स को चांस देते नहीं है, अपनी मर्जी के प्लेयर्स को खिला रहे होते हैं ला के, और उसके बाद फिर यही होता है सेट किसी को होने नहीं देते। देखिए टीम की, पाकिस्तान की जो बैटिंग की टेल है बहुत बड़ी है। हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। इंग्लैंड की बैटिंग आप उठा के देख लें कि वहां पर 9-10 तक भी जो भी आ रहा है खेलता रहेगा, थोड़े बहुत 20-30 रन बनाता रहेगा। हमारे पास ऐसा नहीं है। बाबर आउट होता है, साइकोलॉजिकली हम वहीं पे कहते हैं यार चलो 70% हमारी बैटिंग जो है वो खत्म। उसके बाद रिजवान की परफॉर्मेंस, जैसे आपने खुद भी अभी बताया, अपना जो पैकेज शुरू में दिखाया था कि कई इनिंग से उन्होंने कोई 50 नहीं बनाई, लेकिन वो चूंकि बहुत इन्फ्लुएंस है उनका टीम में तो उनको ड्रॉप किया जा नहीं सकता। सरफराज को रखा हुआ है, पानी पिलवाते रहते हैं उनसे। तो देखिए जब तक आप टीम अच्छी सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्लेइंग 11 एक बैलेंस नहीं खिलाएंगे तो मसाइल होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, किसी की अपनी जाती जागीर नहीं है कि यार ये प्लेयर है तो इसको खिलाना है हर हाल में। मेरिट पे आप डिसीजन लें और अच्छी टीम खिलाएं, अच्छे ऑलराउंडर ढूंढे जो पीछे आकर स्कोर करें। सो कॉल्ड ऑलराउंडर नहीं, जो खुद बेचारे जब देखते हो कि अपने नाम के आगे ऑलराउंडर लिखा है तो उनको शर्म आती होगी कि यार मुझे ऑलराउंडर कह रही है। जब तक अच्छी टीम नहीं खिलाएंगे, बैलेंस टीम नहीं खिलाएंगे, ये मसाइल बरकरार रहेंगे, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या टेस्ट हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुसलसल नाकामी, जैसे आपने भी पैकेज में भी देखा कि चौथी मरतबा पाकिस्तान अपने होम पर एक स्पेक्टेकुलर किस्म का क्लैश, एक होता है ना जी 100 से 300 तक क्लैश नहीं, 150 से 250 के बीच में 3 मरतबा ऑल आउट हुए हैं। इन लम्हा फिक्रिया है और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, इसी तरह सकलैन मुश्ताक और फिर हमारी जितनी टीम मैनेजमेंट है, सवाल उठ रहे हैं कि फिर अगर हम अपने होम ग्राउंड पे भी नहीं जीत सकते, बांग्लादेश के भी पत्थर हम होते जा रहे हैं, तो फिर हम बाहर क्या परफॉर्मेंस करेंगे टेस्ट मैचेस में की। और अगर हम एक और चीज़ देखें सलीम साहब के, सकलैन मुश्ताक साहब जिनको हम बड़े आइडियलाइज करते हैं, हमारी जनरेशन के बहुत सारे जो इस वक्त लोग हैं, हमने उनको खेलते हुए देखा, और लेकिन जब वो कोच बने हैं उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं सलीम भाई, हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अटेंड किए हैं, कोई नई नई चीज़ें सुनाते हैं हमेशा। वो पहले कुदरत का निज़ाम था, अब उन्होंने कहा जी जाहिद महमूद को खिला के मैंने इंसाफ कर दिया। और बड़ा अच्छा फिर आपने लिखा था किसने कि क्या ये कोर्ट है या कोई मतलब अदालत है जहाँ पे इंसाफ करना था, वकील आए थे, क्या हुआ था। और आप देखें कि जाहिद महमूद अब तक फ्लॉप हैं, 38 का उनका फर्स्ट क्लास एवरेज है। एक सीज़न की बुनियाद पर हमने उनको शेन वॉर्न समझ के यासिर शाह की जगह खिलाना शुरू कर दिया और जाहिद महमूद इंतजार करते रह गए। ये अलमिया नहीं है तो सर क्या है? देखिए ये सारे पाकिस्तान में जिसको इख्तिदार मिलता है फिर वो इस तरह की कुछ चीजें करता है, फिर जस्टिफाई भी करता है, बड़ी ही मज़ाक़ खेज़ बातें करता है। जैसे सकलैन मुश्ताक को तो मैं कोच नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर कहता हूँ, आपको पता है हमेशा से, क्योंकि मैं उनको बहुत हाईली रेट करता था। मैं समझता था बहुत अच्छे वो हेड कोच भी साबित हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि नेशनल टीवी पे कि मैं गलत था। वो एज असिस्टेंट कोच तो सही है या एज अ बॉलिंग कोच तो सही है, लेकिन हेड कोच के तौर पर वो ठीक नहीं है। सलीम भाई कतई कलामी, तो फिर उनको बनाने वाले जो हैं क्या वो जिम्मेदार नहीं है? उन्होंने कभी हेड कोच नहीं कभी रोल प्ले किया था। आपने, ठीक है मुझे नहीं पता इस पर आप ही क्या राय है, बट मिसबाह उल हक वक़ार यूनुस को आपने जब हटाया, आप एकदम से इनको हेड कोच बना दिया आपने वर्ल्ड कप से पहले, उसके बाद ये अब तक कंटिन्यू है। उसका क्राइटेरिया सर क्या है? कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस लाइकिंग डिसलाइकिंग है। किसी ने कह दिया कि यार इसको बनाना है कोच तो बनाना है, क्योंकि देखिए एक ये जस्टिफाई करना भी तो चाहिए। और ये सब साबित शुदा बात है कि कोई जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा अगर बॉलर है या बैट्समैन है तो वो उतना ही अच्छा कोच भी होगा। आप मोहम्मद यूसुफ की मिसाल ले लीजिए, बड़े अजीम बैट्समैन रहे थे वो, एज अ कोच आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें कैसी है। उनको भेजा, बोला गया, खबरें चलवाई गई कि वो जाएंगे पिच बनाने के लिए मुल्तान में, क्या पिच बनाई उन्होंने देख लें। और पिच जो बना ली अपने बैट्समैनों को ही बताना भूल गए कि भाई इस पिच पे तुम्हें खेलना कैसे है। अगर यूसुफ ने पिच बनाई थी तो वो जाके अपने प्लेयर को तो बताते कि यार ऐसी पिच है, यहाँ पर इस तरह खेलना होगा, नहीं बता पाए क्या, फ्लॉप हो गई। जिसका काम उसी को साझे। अगर पिच थी खराब बनी, मानना पड़ेगा पहले मैच की, और उसके कौन किरदार था मरकजी आपको भी पता है, चेयरमैन पीसीबी की शायद इंस्ट्रक्शन ये थी, हारना नहीं है, जीतो ना कोई बात नहीं, ड्रॉ हो जाए। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हुआ था, अभी भी हुआ था।
तो कोचेस को कह रहे हैं जाके पिच बनाओ, कल को कप्तान को कुछ और काम दे देंगे गेम से हट के। ऐसा नहीं होता, जिसका काम है उससे लें। तो सकलैन की जिस तरह आपने बात बोली कि वो एज अ कोच इम्प्रेस नहीं कर रहे, और शायद उन्होंने पहले ही पीसीबी को बोला हुआ है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो तलाश शुरू कर दी है। और अब देखते हैं नया कोच कौन आता है, और ढूंढना चाहिए, कोई अच्छा कोच ढूंढना चाहिए। बड़े नाम पे ना जाए, बड़े नाम जरूरी नहीं है कि वो उस तरह से बता भी सकें कि भाई ऐसे बैटिंग करो, मैं ऐसे करता था, ऐसे बॉलिंग करो, मैं ऐसे करता था। खेलना और खिलाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं गफ्फार। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान की T20 बैटिंग के बड़े अहम सतून है, बाबर आजम के साथ मिलकर उनकी पार्टनरशिप है, रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन वनडे और T20 में उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा है। और आज भी जब वो जैकलीच की गेंदें बोल्ड हुए तो ऐसे लग रहा है जैसे वो बिल्कुल उनको पता नहीं था कि गेंद कहाँ पड़ी है, कहाँ निकल गई। बेन स्टोक्स की तरह बिल्कुल वो इस वक्त बेबस दिखाई दे रहे थे। उनकी जो फॉर्म में डिप है, हालांकि कराची टेस्ट में एक बड़ी अच्छी सेंचुरी बना के मैच बचाया था, लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब ये रियलिटी है सलीम साहब, मुझे कहते हुए मतलब वो नहीं हो रहा, लेकिन अफसोस तो हो रहा है कि अब मैं भी कराची से, अभी कराची से, तो लोगों ने बोला जी रिजवान के हवाले से पैकेज बना दिए किसी सरफराज को ले आए। लेकिन बात यह है कि जब परफॉर्मेंस नहीं होगी कोई भी खिलाड़ी, और मैं मानता हूँ रिजवान की परफॉर्मेंसेस T20 में बहुत अच्छी, उनके स्ट्राइक रेट पर डिबेट होती है, वो इंप्रूवमेंट वहाँ तो है, लेकिन कुछ टेक्निकल है मसला कि वो मिडल ऑर्डर में ना वनडे में और टेस्ट में वो परफॉर्मेंस को रिपीट कर पा रहे हैं। कोचेस किस लिए सर काम नहीं कर सकते उनके साथ? गफ्फार बात ये है कि जरूरी नहीं है कोई एक प्लेयर किसी एक तर्ज में अच्छा खेल रहा है तो वो तीनों तर्ज में फिर जो है बहुत अच्छा खेलेगा। राइट प्लेयर्स और राइट जो है क्रिकेट वो हमें तलाश करने पड़ेंगे। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे उसके बाद फिर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है टीम में, उसके ग्रुप बन जाता है, उसके अपने लोग होते हैं, तो उसको फिर हटाना मुश्किल होता है, फिर उसको हर तर्ज में खिलाना पड़ता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्रिकेट टीम किसी की जागीर नहीं होती, जैसे मैंने पहले आपको बोला, ये एक नेशनल टीम है, पाकिस्तान की टीम है। अगर नहीं अच्छा खेला जा रहा है रिजवान से टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में, तो व्हाई नॉट हम किसी दूसरे प्लेयर को आजमाएं। सरफराज जो साथ टीम के घूम रहे हैं और परफॉर्म भी किया उन्होंने, ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, उनकी विकेट कीपिंग में तो कोई दो राय नहीं है। बैटिंग फॉर्म पे सवाल उठते थे, लेकिन बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की है, तो क्यों उनको मौका नहीं दे रहे? क्या अगर एक आध मैच में इनको रेस्ट करा देंगे रिजवान को तो क्या गलत हो जाएगा? लेकिन होता यह है कि किसी मैच में मुझे नहीं लगता, बहुत उंगलियों में 2-3 मैच अगर आप गिन लें, उसके अलावा उनको कोई रेस्ट किया भी नहीं गया रिजवान को। और जहां लगता था कि रिजवान शायद रेस्ट करें, वहां सरफराज को भी स्पॉट से बाहर कर दिया था कि यार इसको खिलाना ना पड़े। फिर होता ये जो बड़े प्लेयर होते हैं बड़े मैच में आते हैं तो फिर ऐसा परफॉर्म कर जाते हैं कि उनको फिर निकालना मसला पड़ जाता है। तो शायद यही वजह है कि सरफराज को फिर मौका ही नहीं मिल दिया जा रहा कि यार ये आया, फिर इसने कुछ परफॉर्म कर दिया तो फिर इसको निकालना मसला हो जाएगा। तो ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा सलीम भाई, आपको याद होगा जब सरफराज टीम में थे, फर्स्ट चॉइस कप्तान भी थे, अब ये मुझे लगता है कि शायद ये हमारे सिस्टम में एक चीज़ जो है ना सरायत कर गई है कि हम थोड़े से ना इनसिक्योर हो जाते हैं। मुझे याद है जब सरफराज रेगुलर खेल रहे थे तो रिजवान डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे तो उनको मौका नहीं मिलता था और वो हार्डली स्क्वाड में होते थे। मुझे याद है एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनको मौका मिला, उन्होंने 2 सेंचुरियाँ बनाई थी, वहाँ सेलेक्टर ने सरफराज को रेस्ट करवाया था। तो ये इनसिक्योरिटीज प्लेयर्स में क्यों है सर? गफार, इसकी दो मुख्तलिफ चीजें हैं। सरफराज और रिजवान का केस थोड़ा सा अलग है। अच्छा, सरफराज थे वो कैप्टन थे, ठीक है। रिजवान जो है वो एक आम प्लेयर के तौर पे खेल रहे। आप कैप्टन को कैसे रेस्ट करा सकते हैं? कैप्टन को तो रेस्ट कराना बहुत ही मुश्किल होता है ना। उसमें ये होता है कि किसी एक आध मैच में सरफराज एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेल लेते और रिजवान से विकेट कीपिंग करा लेते, लेकिन उससे टीम का बैलेंस खराब होता। रिजवान जो है वो कैप्टन नहीं है तो उनको रेस्ट कराना बड़ा आसान है। तो ये सोचना चाहिए टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि वो भी बेचारा है, रिजवान इंसान है, उसको कितना आप मुसलसल लाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। तीनों तरह की क्रिकेट खेलता है, फिर PSL में भी होता है, फिर इंग्लैंड भी गए थे वो। तो ये एक बंदा जो है वो तो मशीन तो है नहीं, उसके ऊपर फिर इतना बोझ पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। और हम लोगों की याददाश्त बहुत खराब है। हम लोग तो बाबर आजम 4 मैचों में फ्लॉप हो तो हम लोग मतलब पाकिस्तानी शायकीन तो उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो रिजवान क्या चीज? तो होना यही चाहिए, अगर आपको प्लेयर मौजूद है आपके पास तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा सलीम साहब, आपने भी यूएई में जाके उस वक्त क्रिकेट कवर की जब पाकिस्तान का सेकंड होम था, हम भी जाते थे। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी कि हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते थे, हमने अच्छी पिचेस बनाई। जो मैंने इस पर रिसर्च की, मुझे पता चला कि उस वक्त जो आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल और एक पूरा जो महकमा था वो वक्त से थोड़ा पहले जाते थे
वो यूई में आपको पता है प्रोफेशनल तरीके से काम होता है, वहाँ पे ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स पे चीज़ बता दी जाती थी हमें ये पिचेस चाहिए, क्योंकि हम भाई सारी बातें वहाँ पे पैसे भी देते थे, हमारा सेकंड होम था, हमें वो पिच मिल जाती थी। अब ऐसा क्या हो गया है कि हम पाकिस्तान में बैठकर भी अपने कप्तान कोचेज, तो ये समझ नहीं आ रही, कप्तान कहते हैं मेरे मतलब की पिच नहीं है, कोच कहते हैं मेरे मतलब की पिच नहीं है, चेयरमैन कहते हैं नहीं ये एम्बेरसमेंट पिच है, एम्बेरसमेंट हो गई। तो अभी हमने पहले भी आपको याद है पुरान में डिस्कस किया था, फरवरी 2021 में हसन अली ने 10 विकेटें ली, आपने साउथ अफ्रीका को हरा दिया पिंडी के अंदर। तो ये बयानात समझ आते हैं आपको? गफ्फार, सबसे पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं जो आपने शुरू में बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हम यूएई में जो क्रिकेट खेलते थे, बिल्कुल फर्क था। उस वक्त बोर्ड में प्रोफेशनल लोग थे। देखिए, सुभान अहमद जो है, जो पहले हमारे यहाँ जो थे, बहुत ज्यादा पीसीबी में उन्होंने काम करते थे, लो प्रोफाइल में रह के वो अपना सीईओ के तौर पे काम करते थे। लेकिन उस वक्त सारी चीजें जो थी वो एक सिस्टम के तहत होती थी कि यार ये सीरीज होने वाली है तो ऐसी पिचेस बनेंगी, इसको जाना चाहिए वहां पर, इसको इधर होना चाहिए। अब बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। अब जो हमारे सीईओ हैं फैसल हसनैन साहब, उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि आपने देख लिया पेशावर में जाके उन्होंने क्या बात की कि जी सिक्योरिटी एडवाइजरी है जिसकी वजह से जो है गोरे जो है यहाँ पे आके खेलना नहीं चाहते। अरे भाई, ऐसी बात कौन करता है? खैर, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन मसला यही है कि प्रोफेशनल लोग जो है वो मेरा ख्याल है वो फुकदान है। अब कप्तान वगैरह की बात पे आते हैं कि जब हार जाए या परफॉर्मेंस खराब हो तो सब एक दूसरे के ऊपर मलबा डालते हैं। ठीक है, जैसे जब टीम जीतती है तो रमीज राजा कहते हैं मैंने किया है, मैं हूँ ऐसा, मेरा है। फैसल हसनैन साहब पहले ही पेशावर का जिक्र कर चुके हैं। हम ये क्यों दुनिया को खुद बता रहे हैं, भारत को हम ये कह रहे हैं जी आए हमारे यहाँ क्रिकेट खेलें, हम सेफ हैं, हमारी दुनिया पूरी दुनिया आ रही है, फिर आप खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं जी हमारे 2 सूबों में मसला है, एक सूबे में मसला है। ये मतलब मैं तो समझता हूँ कि ये तो बहुत हमसे समझदार लोग हैं मीडिया के मामले में, समझते हैं इनकी रीच बहुत ज़्यादा है, पर ऐसे स्टेटमेंट का क्या फ़ायदा ही होगा? नुकसान होगा और क्या होगा। पर इस तरह कौन बोलता है आके सामने? आपको चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है और जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा इवेंट है, कई शहरों में उसके मैचेस होने हैं। अभी से आप लोगों को डराने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? लगता है ये है कि पीसीबी वाले खुद पेशावर में जाने से डरते हैं शायद। ड्राफ्ट भी वहां रखवा रहे थे, फिर वहां से हटा लिया गया एकदम। तो जब आप खुद आपको भरोसा नहीं है तो आप दूसरों को कैसे कायल करेंगे? होना ये चाहिए कि आप पेशावर में पीएसएल के मैच कराएं। अभी तो स्टेडियम का हाल बहुत ही खराब है, जाहिर है वहां पे काम हो रहा है और कितने साल लगेंगे काम होने में वहां पे। नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन हुई थी, वो तो हो गए थे इतने टाइम में। वो तो मैंने 1 साल 1.5 साल पहले जिस हाल में देखा था, अभी भी मैंने पिक्चर्स देखी, वैसा ही है। स्टेडियम कंप्लीट कराएं, वहां पर फिर पीएसएल के मैच कराएं 2-3, वहां से फिर एतमाद बढ़ेगा लोगों का। फिर कभी कोई छोटी टीम आए, जिम्बाब्वे या बांग्लादेश जैसी, उनको कायल करना आसान है, उनको ले जाएं वहां, उनको ले जाके खिलाएं। फिर पीएसएल और इस तरह की टीमों के मैचेस से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर किसी बड़ी टीम का भी मैच करा दें। सलीम साहब, इसमें ये पॉइंट भी आपको याद होगा, पेशावर ज़ल्मी पहली फ्रेंचाइज थी जिसने पीएसएल 2 में डैरन सैमी, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान, मालन सैमुअल्स, ये सारे टीम लेकर आए। डैरन सैमी उस वक्त बहुत बड़ा नाम थे, अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त तो वो 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान थे। तो फ्रेंचाइज तो अपने प्लेयर्स को इतना अच्छा फैमिली माहौल देती हैं, वो आ जाते हैं। तो लेकिन ये बयान आपके ख्याल में, जैसे आपने कहा, और दूसरा वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्टेडियम बनना था इंग्लैंड इस्लामाबाद में, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, खामोशी छाई हुई है। जो स्टेडियम बन रहा है उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है तो ये तो बहुत दूर की बात है। रही बात आपने पेशावर ज़ल्मी की बात बताई, तो पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं वो जावेद आफरीदी हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं वो, और वो काम ऐसे करते हैं कि जो नजर आते हैं। उन्होंने प्लेयर्स के साथ डैरन सैमी को जिस तरह से पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया एज अ, जब मुश्किल वक्त था, एज अ ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाने के लिए। उसके अलावा उन्होंने और भी, जैसे आपने बताया, प्लेयर्स को लेकर गए, तो अगर जाहिर उनके हाथ में होता हो तो वहां पे करा चुके होते पीएसएल मैच हो। लेकिन पीसीबी को भी देखना पड़ेगा ना, जब एक इंडिविजुअल जो है जावेद आफरीदी जैसा, वो लोग जब काम करते हैं अच्छा, तो आप लोग भी देखें। लेकिन बात यही है कि शायद ये लोग खुद अभी इंटरेस्टेड नहीं है पेशावर में क्रिकेट कराने में। और इस्लामाबाद में स्टेडियम की जो आपने बात बताई, नया स्टेडियम बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। जब वो रेनोवेशन में ये 2-2 साल लगा देते तो नया स्टेडियम तो 4 चेयरमैन चेंज हो जाएंगे जब तक वो बनेगा। तो अभी जितने हमारे पास वेन्यूज तैयार हैं उनको ही देखें। मुझे आज किसी ने तस्वीरें भेजी मुल्तान से, मुझे ट्विटर पे किसी ने डायरेक्ट मैसेज किया, तो वहाँ पे जो कुर्सियां हैं लोगों के बैठने की, वो टूटी हुई थी और वहाँ अरेंजमेंट को इतने अच्छे हुए नहीं है। तो बातें हुई, आपने देखा होगा, अब कहा गया कि जी पिंडी में हाउसफुल है, सारे टिकट फरोख्त हो गए, कितने सारे इंक्लोजर काफी दिन खाली नजर आया हमें। बिल्कुल ठीक। मुल्तान के बारे में भी यही बातें हैं, बहुत टिकट बिक गए। आप अगर देखें जो लॉन्ग शॉट आ रहे हैं तो उसमें नजर आता है कि खाली पड़े हुए हैं बहुत सारे
इंक्लोजर तो आप जो क्राउड है इन जगहों पे तो लेकर आए। और मुझे अभी किसी ने, उमर फारूक कॉल्सन, मेरे दोस्त हैं जी क्रिकेट जी वाले, उनकी मैं ट्वीट देख रहा था, तो उसमें रमीज राजा का कोई स्टेटमेंट उन्होंने लगाया हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट का किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बाबर से बात की है कि जी T20 वाले जो प्लेयर हैं उनको मौका दो, 1 मिनट में ये ठीक आपको पढ़ के बता दूं, nobody is interested in boring 5-day test cricket anymore. जी We जी will see fresh faces coming into the team with different approach in future. I told Babar to pick T20 player in test as England play. अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो टेस्ट टीम का तिया पांचा पहले ही हुआ है, अब तो और ज्यादा बेड़ा गर्क कर देंगे भाई रमीज साहब, इतने तजुर्बे ना कीजिए। फिर बाद में आप चेयरमैन नहीं होंगे, फिर आप वही अपने यूट्यूब चैनल पे आगे बुरा भला कहा करेंगे कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो टेस्ट क्रिकेट ठीक है है। और इंग्लैंड की टीम में कई ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट जी। नहीं है खाली। चलिए बहुत शुक्रिया सलीम साहब। रमीज राजा साहब को भी हम जरूर मदद करेंगे। अपना फीफा वर्ल्ड कप का हंगामा पहुंचा है, सेमीफाइनल स्पॉट आने वाले हैं, 2 कल कंफर्म हो गए। ब्राजील 5 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन आउट, और नेदरलैंड अर्जेंटाइन का जो मैच हुआ, आई थिंक इस वर्ल्ड कप का सबसे हंगामा खेल मैच, हंगामा हुआ भी एक्चुअली, खेल तो था हंगामे के साथ, लेकिन आखिर में लड़ाई तो हुई। लेकिन शहरियार खुरम से बात करते हैं। शहरियार, लियारी में तो खामोशी, वर्ल्ड फुटबॉल स्टंट, लेकिन मैंने बार बार ट्वीट करके लोगों को याद दिलाया, डोंट कॉल इट अपसेट यार। ये वो टीम है जिसने लास्ट ईयर का फाइनल खेला है, ये वो टीम है जो अगेन यहाँ तक पहुंची है, दे हैव क्वालिटी प्लेयर, एंड ब्राजील शट इट अगेन। ब्राजील कोलैप्स कर गया। सबको लगा कि जब नेमार ने, आई एम सॉरी सर, बट क्या कैन आई कॉल देम द चॉकर्स ऑफ द लास्ट 20 years? They haven't played the big match as per their potential. 7-1, don't forget that Germany match. Oh my God, the most stunning upset of upset तो नहीं कहेंगे, जर्मनी नहीं, भी upset बड़ी टीम था। है, अपसेट भी है उस वक्त ब्राजील का हारना, लास्ट 20 सालों में सर नहीं जीते। अब 24 साल हो जाएंगे जब ये अगला वर्ल्ड कप होगा। Exactly. ब्राजील नॉट वन अ वर्ल्ड कप, व्हाट्स इट इंडिकेट? ब्राजील जैसी टीम के लिए वर्ल्ड कप, तो 24 साल विदाउट वर्ल्ड कप इज सीइंग समथिंग बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात नहीं है ब्राजील के लिए। लेकिन कल रात का जो मैच हुआ था वो क्रोएशिया ने डोमिनेट किया इस तरह के, उन लोगों ने उनके जो क्रोएशिया का जो डिफेंस है, जो बैक फोर है, स्पेशली लॉवरेन और गुआर्डियोल, इनको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। इन लोगों ने ब्राज़ील की वेव आफ्टर वेव अटैक को बहुत रोके रखा। बट फाइनली जब एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में जब उसने गोल मारा नेमार ने, सबको लगा कि अब गेम खत्म है। और व्हाट अ ब्यूटीफुल फिनिश बाय नेमार, बाय द वे, जबरदस्त फिनिश थी। ऐसा लगा जैसे वो अपने वर्ल्ड कप उनका हो जाएगा, Exactly. जा रहे हैं आगे वो, सबको ऐसा लगा था फिर रुक गया वो। कि ये अब ब्राज़ील का कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। लेकिन जो उन लोगों ने गोल किया फिर एंड में आके, चलिए वेरी शॉर्ट टाइम क्विकली इसको T20 स्टाइल में करते हैं ना। मोरक्को पुर्तगाल, बल्कि सॉरी पहले कल के सेकंड मैच पे तो बात करी ने, बड़ा स्पेक्टेकुलर मैच। और मैं तो ये कह रहा था बार बार कि नहीं, वन साइडेड ना हो। आई वाज अ वेरी न्यूट्रल फैन ऑन दिस मैच। Certainly 2 goals from Netherlands, and then somehow Argentina managed to win on the penalty। पर उनका जो मार्टिनेज हैं, इसी तरह के गोलकीपर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बट आई थिंक मेसी वर्ल्ड कप, नेमार इज आउट, रोनाल्डो ऑन द बेंच, मेसी गोइंग वेरी स्ट्रांग। मुझे लग रहा है कि अर्जेंटीना फाइनल में तो चला जाएगा, बट यू नेवर नो, बिकॉज क्रोएशिया को मिला है इन द सेमीफाइनल। क्रोएशिया अगेन, हम किसी क्रोएशिया को हल्का ले ही नहीं सकते हैं ना, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज इन लोगों ने निकाली हैं, ग्राइंड आउट करके निकाल रहे हैं लोग रिजल्ट्स। तो यू नेवर नो, लेकिन आई थिंक इट्स रिटन इन द स्टार्स कि मेसी माइट जस्ट लिफ्ट द वर्ल्ड कप। या ये हो सकता है। चलिए एक और स्टार, लेकिन वो खेल नहीं रहे क्योंकि उनके जो रिप्लेसमेंट हैं वो भी बहुत तगड़े आ गए हैं। क्विकली बात करते हैं मोरक्को पुर्तगाल, और क्या ना स्टोरी, मोरक्को ऑलरेडी बीन और इंस्पिरेशनल बन गए पूरी दुनिया के लिए। बट पुर्तगाल, हाउ यू रेट देम इन दिस? कोई अपसेट शट का यहाँ चांस है? यार एक तो ये सवाल नहीं करें, ये प्लीज सॉरी, मुझे आप माफ कीजिएगा, मैंने उस वर्ल्ड कप में कैसे पूछ लिया ये। एब्सोल्युटली। लेकिन आई थिंक पोर्चुगल ऑब्वियसली आउट फेवरेट्स हैं टू विन दिस टाई सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल। लेकिन यू नेवर नो अबाउट मोरक्को यार, यू नेवर नो। लेकिन आई थिंक पोर्चुगल शुड इजीली विन दिस गेम, एंड रोनाल्डो मे बी बेंच से आके एक हेडर मार दे, विनर, यू नेवर नो, हीरो बन जाए फिर से, यू नेवर नो। चलिए लास्ट जिस मैच को बड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि जायंट्स और इसमें ये इंग्लैंड की टीम बहुत अरसे बाद पक्की बड़ी इंग्लैंड टीम लग रही है। फ्रांस तो वर्ल्ड चैंपियंस है भाई, उनकी तो बात ही मत करें कि वो अपने 3-4 प्लेयर से बगैर भी वो सबसे बेस्ट टीम जैसा दिखाई दे रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर फुटबॉल फैंस। एब्सोल्युटली, मेरे लिए ये मैच है वर्ल्ड कप का मैच सो फार। एम्बापे और काइल वॉकर की मुझे बैटल देखनी है ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक, इंग्लैंड का राइट फ्लैंक होगा। और दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पीडस्टर्स हैं, यू नो। काइल वॉकर कैसे रोकेगा, एम्बापे को रोक पाएगा? बट देन अगेन आपके पास जिरूड है, आपके पास ग्रीजमैन है, उस्मान डेम्बेले है, सो
क्विकली आखिर में, इंग्लैंड का भी वही प्रॉब्लम है, दे रीच द क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल, बट सडनली दे हैवंट, आई थिंक इनका लास्ट, मुझे नहीं पता सेमीफाइनल है कब का, बहुत पुरानी बात हो गई, बट अगेन ये टेस्ट है इनका कि क्या करेंगे अभी। इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, उनको बस अगर डेक्लन राइस उनका इंजर्ड है और फिट नहीं हुआ इन टाइम फॉर टुनाइट्स मैच, तो फिर इंग्लैंड के लिए गड़बड़ है, बिकॉज वो उनका वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। प्रेडिक्शन फॉर बोथ सेमीफाइनल क्विकली। आई थिंक फ्रांस विल विन इट एंड पोर्चुगल टू गो थ्रू एज वेल। चलें जी, हमारे स्पर्ट की प्रेडिक्शन तो आगे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कोई प्रेडिक्शन आगे पीछे हो रही है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन सो मच, और जनाब मजेदार मैच होने वाले हैं, आप भी इंजॉय कीजिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, मैचेस से बात करेंगे। टेक केयर, खुदा।